दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम आने वाले सीटेट के एग्जाम्स के लिए और डीएसएसबी, केवीएस और जितने भी दूसरे एग्जाम हैं उनके लिए हिंदी की पेडागोजी लेकर आए हैं। जितने भी सीटेट, एचटेट जैसे पात्रता एग्जाम होते हैं उनमें तो हिंदी की पेडागोजी आती ही आती है। उसके साथ डीएसएसबी और केवीएस जैसे एग्जाम में जहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शनल होता है वहां भी पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो में जितने भी हिंदी की पेडागोजी का पूरा क्रैश कोर्स हम इसमें लेकर आए हैं और उम्मीद है कि हिंदी की पेडागोजी से जहां भी क्वेश्चन होगा आपका वो क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। हिंदी की पेडागोजी में टोटल जो लेसन होते हैं, टोटल जो चैप्टर होते हैं वो 9 होते हैं और जिसमें पूरे का पूरा सिलेबस फुली कवर किया गया है और 9 के 9 चैप्टरों को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश इस वीडियो के क्रैश कोर्स में की गई है। अगर आपको बाय कोरियर मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे बात करके ऑर्डर करवा सकते हैं। इस तरीके का होगा जैसे हिंदी की बुकलेट रखी है, इसके नीचे हिंदी का पेडागोजी होगा, इंग्लिश की पेडागोजी है, उसके नीचे इंग्लिश की बुक होगी, ईवीएस का पेडागोजी, सीडीपी, यानी कंप्लीट रूप से सीटेट के जितने भी नोट्स होंगे उनमें हर सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और केवीएस और डीएसएसबी के जो नोट्स होंगे उनमें जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट का पोर्शन, यानी पूरे इंडिया में अब ये कोरियर और स्पीड पोस्ट से शुरू हो चुके हैं, दोबारा से पूरे देश में जाने लगे हैं। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के ऑल पीडीएफ्स आर अवेलेबल इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। सभी प्रकार की पीडीएफ, किसी भी प्रकार की हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश वाली हो, मैथ वाली हो या फिर बाकी सब्जेक्टों की चाइल्ड डेवलपमेंट और हो, उन सब की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग सिर्फ तैयारी करते हैं, आपके पास कंटेंट है, किताबें हैं, मटेरियल है, आप कहीं से भी कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना नाम, अपने शहर का नाम, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपको एग्जाम कौन सा देना है, सीटेट देना है, डीएसएसबी देना है, केवीएस देना है, तो ये सब लिख करके नाम, सिटी, सब्जेक्ट और एग्जाम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जितनी भी डेली की क्लासेज हैं, जितने भी नोट्स वगैरह समय समय पर बच्चों को जाते हैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू, ग्रुप के मैसेज के थ्रू आप सबको आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के हिंदी के पेडागोजी के क्रैश कोर्स को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। हिंदी पेडागोजी लेसन नंबर 1 जिसका नाम है सीखना और अधिग्रहण करना क्या होता है। सबसे पहले सीखना क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। मनोविज्ञान में सीखने से अभिप्राय सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फल स्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो सीखने की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें शुरुआत जो है वो रिली और लेविस की एक परिभाषा के साथ की जाती है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। रिली और लेविस ने सीखने की परिभाषा में कहा है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन जो होता है उसको सीखना कहा जाता है। इसके साथ थार्नडाइक की परिभाषा जो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजन से जोड़ने को सीखना कहा जाता है। यानी थार्नडाइक की जो परिभाषा है सीखने को लेकर वो ये है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजन से जोड़ने को सीखना कहा जाता है। उसके साथ क्रो व क्रो की परिभाषा काफी फेमस मानी जाती है। सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यानी क्रो व क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। चौथी डेफिनेशन आती है स्किनर की। स्किनर की परिभाषा यह है कि सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जो सीखना यानी जो लर्निंग है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कुछ डेफिनेशन थी जो सीखने के बारे में पूछी जाती हैं। अब अगला जो चरण रहेगा वो रहेगा सीखने की विशेषताएं बताइए। सीखने की कौन सी विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले सीखना सार्वभौमिक है
यानी यूनिवर्सल है। ये सीखना जो है वो सभी जगह है, हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर वर्ग में, हर कक्षा में, यानी ये जो चीज भी है वो हर जगह पाई जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि हमारे पास है और आपके पास नहीं है। पहली बात, जो सीखना है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। दूसरी चीज ये है कि जो सीखना है वो विकास है, यानी डेवलपमेंट की तरफ है। वो आपके जानकारी में, आपकी नॉलेज में एक बढ़ता हुआ कदम है। तीसरी चीज है, सीखना जो है वो ओरिएंटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, यानी सीखना अनुकूल है, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। यानी आपको नुकसान नहीं होगा, इसका आपको फायदा होगा, जो आपकी जानकारी में वृद्धि होगा। चौथा है, सीखना विवेकपूर्ण है। ये भी सही है, क्योंकि अगर जानकारी में वृद्धि होगी, विकास की तरफ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली विवेकपूर्ण भी होगा। और सीखना वातावरण की उपज है, क्योंकि जैसे जैसे आप कोई काम करते हैं, जैसे जैसे किसी के संपर्क में आते हैं, जैसे जैसे काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये ऐसे जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा है ये उपजेगा। सीखना वातावरण की उपज भी है। उसके बाद कहता है कि सीखना जो है वो परिवर्तन भी है, क्योंकि पहले आप दूसरे स्टेज पर थे, जब आपने कुछ सीखा तो ऑटोमेटिकली उसमें परिवर्तन आया। सीखना अनुभव का गठन है, काम करते करते आप सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होते हैं, और नए नए अनुभव, नए नए एक्सपीरियंस से ये होता है। आठवें है, सीखना सक्रिय है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, हमेशा लाइफ टाइम इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना खोज करना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप कुछ सीखोगे तो नई चीजों का इन्वेंशन होगा, खोज होगी। ये तो कुछ विशेषताएं थी जो सीखने को लेकर थी। अब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ऑटोमेटिकली ये भी जरूर होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नंबर आता है विषय सामग्री का स्वरूप। बिल्कुल, सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीखी जा सकती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विषय सामग्री, आपको क्या चीज सीखनी है और क्या नहीं सीखनी है, ये बहुत चीजों पर डिपेंड होता है। अगर मान लो आपको कोई आसान चीज सीखने को दिखाए, बताए या बोले, तो आप सीख जाओगे। अगर उसी चीज को टिपिकल बनाकर आपको सिखाए तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। यानी कठिन और अर्थहीन जो चीज है वो समय लेगी, और आसान और सरल जो सीख है वो आपको आसानी से सीख ली जाएगी। तो जो विषय सामग्री कैसी है, ये बिल्कुल इसको प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पर है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये भी सही है, क्योंकि सीखने के लिए जो प्रभावित करने वाला कारक है उसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मैटर करता है। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वो सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीख जाते हैं। तो इसलिए सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सही है तो आपको सीखने में आसानी होगी और जल्दी सीख जाएंगे। तीसरा जो कारक है वो है सीखने की इच्छा। जब किसी व्यक्ति की, बच्चे की कोई इच्छा ही ना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सिखाना। यानी सीखने की इच्छा, इंटरेस्ट है कि नहीं है। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसको सीख लेते हैं। तो सीखने की इच्छा बिल्कुल प्रभावित करती है। चौथे नंबर पर है प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेरणा बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। तो इसलिए बच्चों के अंदर जो प्रेरणा है वो होनी चाहिए। जैसे जैसे आप उनको प्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे, उत्साहित करोगे, प्रोत्साहित करोगे, तो उनके अंदर ये गुण ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। उसके बाद है परिपक्वता, जैसे इंग्लिश वाले बच्चे मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योर है कि नहीं है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए हमेशा तत्पर और उत्सुक होते हैं, अतः वह सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करते हैं। तो परिपक्वता होनी चाहिए, विचारों में भी परिपक्वता होनी चाहिए, शारीरिक परिपक्वता भी होनी चाहिए, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों होनी चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद छठा जो फैक्टर है वो है सीखने का उचित वातावरण। ये भी सही है, जब तक आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आप लोग कुछ भी कोई कर ले
वो आप इतना आसानी से सीख नहीं पाओगे। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर बल्कि बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए। निरंतर शोर शराबे और ध्वनि प्रदूषण से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसका असर पड़ेगा। ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद है सीखने की विधि। सीखने की विधि ये भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से यहाँ है। यह विधि जितनी ही अधिक इंटरेस्टिंग होगी और जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होगी, सीखना उतना ही अधिक सरल होगा। इसलिए प्रारंभिक कक्षा में खेल और उसको करके सीखने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी सीखने की जो विधि है, लर्निंग जो मेथड है, वो जितना इंटरेस्टिंग होगा, जितना सुगम होगा, जितना सरल और आसान होगा, उतनी ही आपको आसानी रहेगी। 8वां है सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस जो है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों, विचारों, व्यवहार, व्यक्तित्व, ज्ञान आदि शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी जो टीचर है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा। उसके कार्य कैसे हैं, उसके थॉट्स यानी विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार यानी बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कैसा है, उसका ज्ञान यानी उसको नॉलेज कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो प्रभावित यहाँ पर करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा या फैक्टर का काम करती थी। उसके बाद है सीखने की प्रभावशाली विधियां। कौन सी ऐसी मेथड्स हैं, विधियां हैं जो सीखने की विधियों में प्रभावशाली माने जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है करके सीखने का। करके सीखने की जो विधि है वो सबसे प्रभावशाली विधि सीखने की मानी जाती है। डॉक्टर मेम, एक नाम मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर मेम। डॉक्टर मेम के अनुसार स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में होता है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर मेम की। डॉक्टर मेम कहते हैं कि जो स्मृति है, जो याददाश्त है या याद करने की जो कैपेसिटी है, उसका स्थान दिमाग में नहीं होता बल्कि शरीर के अवयवों में होता है। आप किसी काम को देख लीजिएगा, जैसे मान लो घर में कोई काम करें, गृहिणी है, महिला है, घर पे आटा लगा रही है। अगर वो आटा लगा रही है तो वो देख देख के लगा रही है। उसके बाद अगर उसका आंख भी बंद कर दोगे ना तो भी वो अपना आटा अपने उसमें लगा देगी। क्यों? क्योंकि हाथ जो है निरंतर रूप से उस काम को कर रहा है। आप कहीं पर पाँव, घर में आप चल रहे हैं, आप आंखों से देख करके पहले तो पाँव से चल रहे हैं। अगर अपने घर में कुछ समय के लिए आपकी आंख बंद कर दी जाए तो भी आप उस जगह के अंदर चले जाओगे। इसलिए शरीर के जो अंग हैं वो बार बार जब कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस काम को सीख जाते हैं। इस तरीके से दिमाग नहीं, शरीर के अंग जो हैं वो भी करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें है सीखने की विधि में, दूसरी विधि है निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से सीखने वाले विद्वानों में फेमस माना जाता है योकम, और उसके साथ साथ एक नाम और आता है सिम्पसन। योकम और सिम्पसन, इन्होंने कहा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। यानी निरीक्षण करने के साथ भी आप लोग सीख सकते हैं। एक अच्छी, जब भी कोई काम कर रहा है आप उसको ध्यान से देखिए, उसको करते हुए को देखिए। आमतौर पर देखोगे जितने भी आम समाज के अंदर आप दुकानदार देखोगे या फिर अपने काम सिखाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन अपने साथ अपने नए सीखने वाले लोगों को देखते हैं, उनको काम करता हुआ देखेंगे तो धीरे धीरे करके उस प्रक्रिया को वो सीख जाएंगे। निरीक्षण करके भी सीखा जा सकता है, ये भी एक विधि है। तीसरा है परीक्षण करके सीखना, एक्सपेरिमेंट के साथ। ये नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना ही है। बालक इसको परीक्षण द्वारा सीख सकता है। परीक्षा के बाद
वह किसी निष्कर्ष परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी एक्सपेरिमेंट करके, किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो, जब भी कोई आप काम करते हैं, देखा होगा आपने 8वीं क्लास के बच्चे ने ये बना दिया, 10वीं क्लास के बच्चे ने ये बना दिया। ऐसी स्थितियां कब आती हैं? जब वो इन चीजों को सीखते हैं, धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जो लोगों ने कभी सोचे भी नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंट करके, परीक्षण करके भी सीख सकते हैं, ये भी एक विधि मानी जाती है। चौथा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखने में नाम आता है कोलसिनक का। कोलसिनक कोलसिनक जो है वो सामूहिक विधियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में आपका साथ देता है। कोलसिनक कहता है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने और उनके व्यवहार में सुधार करने में सामूहिक गतिविधियों का बहुत बड़ा सहयोग या हाथ होता है। इसलिए आप कलेक्टिव एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, समूह एक्टिविटीज के द्वारा भी सीख सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर आता है। हालांकि सामूहिक गतिविधियों में दो अलग अलग लॉजिक आपको दिख जाएंगे। मिश्रित विधि द्वारा सीखना भी इसमें आता है, क्योंकि सामूहिक गतिविधियों में आप लोग मिश्रित गतिविधियों को भी मानते हो। उसके बाद ये कहता है कि मिश्रित गतिविधियों में मिक्सर आएगा आपके लिए। सीखने की दो विधियां होती हैं, एक होती है पूर्ण और एक होती है आंशिक। पूर्ण विधि में छात्रों को मैं लिख देता हूं, एक होती है पूर्ण विधि और दूसरी होती है आंशिक। पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पूर्ण विधि में क्या होता है, छात्रों को पहले सिलेबस का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। जबकि आंशिक विधि में पाठ्य विधि जो होती है उसको खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये कहता है कि सीखने की स्थिति का संगठन, सीखने की स्थिति का संगठन ये भी एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। सीखने के कार्य को सरल तथा सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हों और सीखने की सभी संविधियों का प्रयोग वहां पर किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सीखने के नियम के ऊपर। सीखने के नियम और सिद्धांत भी होते हैं। अब सीखने के नियम के अंदर अगर देखेंगे तो क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले मुख्य नियमों की बात यहाँ की जाएगी। हालांकि मुख्य और गौण दो प्रकार के नियम सीखने के होते हैं। मुख्य नियम में अगर बात आप करेंगे, पहले तो आप देखिए सीखने के नियमों के बारे में बात करें तो सीखना जो है वो जीवन पर्यंत आजीवन प्रक्रिया है। सीखने के नियम और सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिकों ने ऑलरेडी कर दी है। थार्नडाइक जो कहता है कि सभी जीव जंतु प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह सीखने के भी कुछ नियम होते हैं। मुख्य नियमों की अगर बात की जाए तो मुख्य नियम कौन से होते हैं। मुख्य नियमों में सबसे पहला आता है कि इस नियम के अनुसार जिस बालक में सीखने की तत्परता होगी वे शीघ्रता से सीख जाते हैं। दूसरा नियम यहाँ है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार बार बार अभ्यास करने से सरलता से सीखा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऑटोमेटिकली सही कथन है। मुख्य नियम आपके ये दो रहेंगे। उसके बाद तीसरा एक और नियम है इसमें, संतोष का नियम। इस नियम अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, खुशी देता है। अतः जिस कार्य में हमें संतुष्टि मिलती है उस कार्य को हम शीघ्रता से सीख जाते हैं। ये तीन नियम जो हैं वो सीखने के मुख्य नियम माने जाते हैं। उसके बाद सीखने के कुछ गौण नियम भी होते हैं। अब सीखने के गौण नियम कौन से होंगे। सीखने के गौण नियम में सबसे पहले आता है अभिव्यक्ति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने में हमारे अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अभिव्यक्ति किसी कार्य को सीखने की है तो हम शीघ्रता से उसको सीखते हैं। ये पहला आएगा। दूसरा नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना आरंभ करते हैं तो अनेक प्रक्रियाएं अपनाते हैं।
जिनमें हमें सफलता असफलता आदि आदि मिलती है, परंतु हमें कुछ समय में उस कार्य को करने की सरल व उपयुक्त विधि प्राप्त हो ही जाती है। तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार, आंशिक क्रिया के नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार शिक्षक विषय सामग्री को छोटे छोटे दो भागों में या दो खंडों में बांट लेता है और बांट करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे सीखना सरल और प्रभावी हो जाता है। उसके बाद है परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार पहले की गई क्रिया उसी के समान दूसरी परिस्थितियों में उसी प्रकार प्रकट होती है। इसमें क्रिया का स्वरूप मूलतः वही रहता है। और पांचवा जो गौण नियम है वो यहाँ है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको आत्मसात कर पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग हम बना लेते हैं, जिसका एक बड़ा फायदा हमें होता है। तो ये तो थे गौण नियम। अब बात करते हैं सीखने के सिद्धांत की। सीखने का सिद्धांत भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सीखने के अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन सिद्धांतों की बात हो रही है। सबसे पहले आता है सीखने के सिद्धांतों में थारनडाइक का संबंधवाद। थारनडाइक का संबंधवाद सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, तो उसके सामने परिस्थिति होती अलग अलग होती है, जिनके साथ वह विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। भविष्य में उसी प्रकार पैदा होने पर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, यानी जब जब ये परिस्थितियां पैदा होंगी सेम प्रतिक्रिया होंगी। इस प्रकार इस प्रतिक्रिया में एक संबंध उत्पन्न हो जाता है। इस सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि को विशेष ध्यान दिया जाता है। अब इसको आप सोच सकते हो, यानी जब सेम परिस्थिति सेम सिचुएशन जब होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बहुत सी चीजों से। जैसे आप लोग देखोगे आधुनिक जो पानी के नल हैं, आधुनिक जो पानी के नल हैं, आधुनिक पानी के नल जो आपको मॉल में या हाई फाई घरों में होटलों में दिखेंगे, जैसे ही पानी के नल के नीचे आप अपना हाथ ले जाएंगे, वो पानी जो है, वो जो नल है वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप हाथ निकालोगे वो बंद हो जाएगा, फिर दोबारा हाथ नीचे ले जाओगे फिर चल पड़ेगा, फिर निकालोगे। यानी सेम परिस्थितियां जब जब पैदा होंगी सेम रिएक्शन वैसे वैसे होगा। तो ये थारनडाइक का जो संबंधवाद है ये यही कहता है कि जैसे जैसे सेम परिस्थितियां आएंगी वैसे वैसे वो रिएक्शन होगा। दूसरे नंबर पर है परबलन सिद्धांत। परबलन सिद्धांत भी इसमें काफी फेमस है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सी एल हल के द्वारा, ये पूछा जाता है कई बार, परबलन सिद्धांत के फाउंडर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सी एल हल रहे हैं। मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए। सी एल हल, सी एल हल इसके फाउंडर हैं। उन्होंने थारनडाइक और पावलाव के सिद्धांत के आधार पर इसको जन्म किया है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। जैसे एक पिंजरे में बंद भूखा पशु बाहर रखे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, अंततः वह बाहर निकलना सीख जाता है। अतः सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा भी होता है, ये भी सही है। तीसरा सिद्धांत इसके अंदर आता है आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आईपी पावलाव, आईपी पावलाव, इस सिद्धांत का जन्म आईपी पावलाव के नाम माना जाता है। उन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलन अनुक्रिया है। जैसे भोजन को देखकर कुत्ता लार टपकाने लग जाता है, ये एक सहज प्रक्रिया है, परंतु अस्वाभाविक उद्दीपन के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो उसे इस संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। चौथा आपका है स्किनर का सिद्धांत। सीखने के मामले में स्किनर का सिद्धांत काफी फेमस है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होती है। और पांचवा सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर, नाम लिख देता हूं यहां में, जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर कोफा तथा कोहलर
के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार हम स्वयं करके सीखते हैं अथवा कई बार हम बिना बताए अपने अंतर्दृष्टि से भी स्वयं सीख जाते हैं। उसके बाद बात हो रही है अधिग्रहण की। जैसे सीखने के बारे में बात थी, वैसे ही अधिग्रहण के बारे में डिस्कस करते हैं। सीखना के माध्यम से ही कोई बालक समाज में प्रचलित प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों का अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। बालक के विकास में सीखने को स्थायित्व प्रदान करना, जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, उसी को अधिग्रहण कहते हैं। बच्चे के विकास में सीखने को स्थायित्व प्रदान करना, किसी काम को जब वो कर करके पूर्णतः सीख जाता है, उसी व्यवहार को हम लोग अधिग्रहण के रूप में जानते हैं। अधिग्रहण करने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की अवस्था, यानी सबसे पहले प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की अवस्था होती है। दूसरे नंबर पर निरर्थक शब्दों के उच्चारण को अधिग्रहण करने की भी एक निश्चित अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर भाषा समझ की अपनी अवस्था होती है, बोलने की अपनी अवस्था होती है, शब्द भंडार में विकास की भी अवस्था होती है, शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था होती है, और उसके साथ साथ ये सारी वो अवस्थाएं हैं जो आप लोगों को अधिग्रहण करने की दिखेंगी। प्रारंभिक ध्वनियों की, निरर्थक शब्दों के उच्चारण की, भाषा को समझने की, बोलने की, शब्द भंडार में वृद्धि करने की और शुद्ध उच्चारण करने की अवस्थाएं होती हैं। उसके वो है दूसरे नंबर का, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग समान ही होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, सुविधाओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण के समय विषय पर बल दिया जाता है और इस समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भाषा शिक्षण से हमारा बालकों को भाषा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करना ही है। भाषा की शिक्षा देते समय भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए कुछ सिद्धांतों की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी जब भी आप भाषा की किसी भी लैंग्वेज की शिक्षा देते हैं तो उस लैंग्वेज का नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है, इसका आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी सिद्धांत उस भाषा के लिए हैं वो आपको पता होने चाहिए। भाषा से संबंधित सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में पहला ही सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण करते समय भाषा और उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक बहुत सारे उपाय भी करता है, जैसे किसी वस्तु का मॉडल, किसी वस्तु का चित्र दिखा करके बच्चों को उसके बारे में समझाना इत्यादि इत्यादि। तो ये तो है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्राय सभी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, अलग अलग सब्जेक्टों के जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनमें अगर आप शिक्षा शास्त्रियों की बात करेंगे तो फ्रोबेल, डेवी, गांधी, पारक, मोंटेसरी, इन सब ने यही कहा है कि इस सिद्धांत के ऊपर बल देना जरूरी है। भाषा की शिक्षा के समय क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे जैसे छात्र किसी काम को करते हैं वैसे वैसे वो उस काम को आसानी से सीख भी जाते हैं। इससे कक्षा का वातावरण भी गतिशील होता है। तीसरे नंबर का सिद्धांत जो है वो है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक यह का ये मानना है कि पाठ
जितना तेजी से बालक याद करते हैं, उसमें तीव्रतर गति से वो उसको मेमोराइज भी कर लेते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धांत भी आवश्यक माना जाता है। चौथे नंबर पे है जीवन समन्वय का सिद्धांत। प्रत्येक लेवल के ऊपर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वैसे वैसे ही अपने ढंग से एक नए संसार की कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं जो उनका वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। अतः टीचर को चाहिए कि जो वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री चुने, उसका संबंध उनके जीवन से जरूर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संबंध उनके जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए, अतः जिससे वो आराम से उसमें रुचि ले और वो उसको अपने साथ फील भी करें। उसके बाद है पांचवा सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेकों उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों का ज्ञान, उनमें कौशल, उनकी रुचि, उनकी अभिव्यक्तियों आदि का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होती है। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना और किसी के ऊपर बिल्कुल ही बल ना देना, दोनों ही गलत हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना आवश्यक होता है। पाठ्य सामग्री यानी सिलेबस की एक रूपरेखा होनी चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से शिक्षक का कार्य ये माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छठे नंबर का सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देना चाहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर जोर दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग सभी जितने भी बच्चे होते हैं सबके अंदर अपने इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज होती हैं, अलग अलग सबकी अपनी अपनी विशेषताएं और कमियां होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता है तो किसी का लिखाई अच्छी नहीं है, किसी का वाचन अच्छा नहीं है तो किसी का लेख शुद्ध नहीं है, कोई मौन बैठ नहीं पाता है तो कोई बहुत लंबे समय तक बोलता ही नहीं है। कई बार ये जो तथ्य हैं ये बिल्कुल अलग अलग आपको पाए जाएंगे। इसलिए अध्यापक को इन सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण देना चाहिए, शिक्षण प्रदान करना चाहिए यानी पढ़ाना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। सातवां सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। अब कर्म के सिद्धांत में क्या है? कर्म के सिद्धांत में कुछ चीजें आपको बिल्कुल अलग मिलेंगी, क्योंकि इस तरीके से जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, उसका एक अगला पायदान आपको कर्म का मिलेगा। अध्यापक भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के 1-2 पेज पढ़ाता है, व्याकरण के नियम बताता है और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य और कुछ भी नहीं समझता। परिणामतः भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। भाषा सिखाने के केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिए ही बोलकर समझाने, लिखकर समझाने, सुनकर समझाने और पढ़कर समझाने की आवश्यकता होती है। यानी दोनों तरीके से आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, आपको चारों पैमाने पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। सिखाने के लिए आपको बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, चारों ही पायदानों को लेकर के आप इस पे आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद है जीवन एवं अनुभव से संबंध का सिद्धांत। जीवन और अनुभव से संबंधों का सिद्धांत की बात जहां तक है, ये कहता है कि जिस विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी जीवन एवं दैनिक जीवन से संबंध होता है और जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक अनुभव में आती है, उनसे यदि शिक्षण का संबंध जोड़ दिया जाए तो अध्यापन कार्य आसान हो जाता है और बच्चे आसानी से सीख। बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन और अनुभव से संबंध, अगर जो आपको पढ़ना है, अगर उसका संबंध आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की चीजों से, आपके अनुभव से है, तो आप आसानी से सीख भी जाएंगे और पढ़ाने वाले को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद 9वां है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत में कहते हैं कि भाषा शिक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आता था, पाठ को पढ़ाता था, धारा प्रवाह यानी स्पीड से बोलता था। कक्षा के बालक मूल श्रोता बनकर सुनते थे
परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो, अध्यापक सक्रिय और बालक बहरे, गूंगे जैसे बैठे हों, तो भाषा शिक्षण कदापि प्रभावकारी नहीं होगा। इसी कारण आज के शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बोलचाल के माध्यम से भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। उसके बाद 10वां सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। अब चयन के सिद्धांत में आप ध्यान से देखेंगे तो चयन के सिद्धांत में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा होंगी आपके लिए, जिनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगी। हिंदी भाषा चयन के सिद्धांत में क्या होता है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी कोई सटीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल और सहज बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा हो और वो अलग-अलग बहुमुखी प्रयास भी करना जानता हो, जो ज्यादा प्रभावकारी होगा। उसके बाद 11वां सिद्धांत आपका है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जैसा हम बोलते हैं ना, जो शिक्षा है वो बालक के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। यानी जब तक बालक के ऊपर केंद्रित शिक्षा नहीं होगी या शिक्षण नहीं होगा, तब तक वो चीज कामयाब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्म विभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाएं या बालकों से कनेक्टिविटी टूट जाए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। बालक को स्वभाव, क्षमता, रुचि, सतर आदि का ध्यान रखकर ही आपको टीच करना चाहिए। 12वां सिद्धांत जो है आपका, वो है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत में शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र होते हैं, जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस तरीके के आपको सिद्धांत सूत्रों पर चलना होता है। 13वां है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य के सिद्धांत में बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ स्वयं सौम्यता मतलब स्वयं को भी उसमें देखता है। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ साथ साहचर्य होना जरूरी होता है। उसके बाद ये कहता है कि आवर्ती का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि हिंदी सीखने में आवर्ती का बहुत बड़ा महत्व होता है। सीखी हुई बात को अधिक दोहराया जाए, वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए आप दोहराने की जो प्रक्रिया होती है, बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाए उसका दोहराना उसी समय उसी दिन हो तो और ज्यादा कामयाब होगा। साथ साथ जब भी मौका मिले उस ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग करते रहना चाहिए। दोहराव की प्रक्रिया को दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता है। उसके बाद है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत में जैसे आवर्ती में दोहराव की बात हुई, तो अब आप बात करेंगे अनुकरण के सिद्धांत की। अनुकरण के सिद्धांत में भी कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, जैसे जैसे बच्चे को कोई चीज आप सिखाते हो तो बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं। इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर और गति आदि का अनुकरण करते हैं। जैसा जैसे बच्चा टीचर बोलेगा वो वैसा ही बोलेंगे, जैसे वो टीचर लिखेगा वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे टीचर की स्पीड होगी बोलने में उतना ही बोलने की कोशिश करेंगे। यानी अनुकरण, आगे आगे आप पीछे पीछे हम। इस विचारधारा के साथ यह सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत आज कहलाता है। हिंदी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर जो 3 है या लेसन नंबर जो 3 है, उसका नाम है भाषा शिक्षण में बोलने और सुनने की भूमिका। दोस्तों, किसी भी भाषा के अंदर बोलने और सुनने की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा विकास में पहले सुनने की भूमिका देखेंगे, फिर बोलने की। चैप्टर जैसा आपको पता है, भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका को पढ़ रहे हैं, तो पहले भाषा विकास में सुनने की भूमिका को देखते हैं। भाषा विकास में बोलने और सुनने दोनों की एक विशेष भूमिका होती है। जीवन के प्रारंभ से ही शिशु अपनी माँ की ध्वनियों को सुनता है और धीरे धीरे
उन शब्दों को बोलना सीखता है। सुनना भाषा के विकास का प्रथम चरण होता है, याद रखिएगा। सुनना जो है वो भाषा विकास का पहला चरण होता है, जबकि जो बोलना है वो दूसरा चरण कहलाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। भाषा विकास में सुनने की भूमिका का महत्व कितना होता है? शुद्ध उच्चारण करने से, क्योंकि शुद्ध उच्चारण जरूरी है। सुनना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है। सेकंड नंबर का महत्व है शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने के माध्यम से एक बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि होती है। वह बहुत सारे शब्दों को सुनता है, उन्हें ग्रहण करता है और उन्हें याद रखने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पर है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में। सुनने के माध्यम से एक बालक को अपने समाज, व्यवहार, जीवन आदि से बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती भी हैं और उनको वो प्राप्त भी करता है। चौथे नंबर पे है दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में। सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक दूसरों के भाव, उनके विचार, उनके अनुभव, इन सभी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है और यही अभिव्यक्तियां उसमें कौशल को जन्म देती हैं या उसका विकास करती हैं। पांचवें नंबर पर है ध्वनियों का विभेदीकरण। सुनना ध्वनियों के विभेदीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीख जाता है, जिससे उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। उसके बाद भाषा विकास में बोलने की भूमिका। पहले हमने सुनने की भूमिका देखी, अब हम बोलने की भूमिका देखेंगे। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण है। पहला चरण क्या था? सुनना था। हमने पढ़ा अभी, पहला चरण था सुनना और दूसरा चरण है बोलना। ये भाषा विकास के दो चरण हैं। जब हम किसी के सामने अपने विचार मौखिक रूप से रखते हैं तो उसको बोलना कहा जाता है। भाषा एवं विचार बोलने के दोनों ही आवश्यक तत्व होते हैं। भाषा विकास में बोलने की भूमिका का महत्व बताइए। भाषा विकास में बोलने की भूमिका का बड़ा महत्व है। जैसे सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है और कक्षा में हुई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उसने पढ़ाया वो आपसे सुनेगा, आप बोलोगे, वो उसकी जांच करेगा और इससे मूल्यांकन भी होगा। बच्चों की झिझक समाप्त करने में। जब भी टीचर आपको कुछ पढ़ाता है और आपसे सुनता है, तो जैसे जैसे आप कुछ बोलोगे आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप जो बच्चे हेजिटेट होते हैं, झिझकते हैं, धारा प्रवाह में नहीं बोल सकते हैं, उनकी भी झिझक जो है वो समाप्त हो जाएगी। भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक किसी को क्या पता कि आपके विचार क्या हैं, आपको ज्ञान कितना है, आपका भाव क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इसलिए बोलने से आपका भाव क्या है, आपके विचार कैसे हैं, आपको कितना ज्ञान प्राप्त है, इन सब का पता चलता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इन सारी चीजों का कोई अंदाजा नहीं लग पाएगा। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में। जब तक आप स्पीड से नहीं बोलेंगे, बार-बार नहीं बोलेंगे, किसी चीज का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भाषा प्रवाह नहीं बन पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की कक्षाओं में अध्यापक बच्चे से लेसन पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए बोलता है, चाहे वो हिंदी का पाठ है, चाहे वो इंग्लिश का पाठ है। एक अध्यापक बैठा होता है, साथ में बच्चा खड़ा होकर पढ़ रहा होता है और वो हर रोज बच्चों का जो इस प्रकार की मेहनत है वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे के सामने अखबार रख दो, वो धीरे धीरे करके बोलता है और कुछ बच्चे बहुत स्पीड से पढ़ते हैं। तो इसलिए भाषा का प्रवाह है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आपने फ्रीक्वेंट एक प्रकार से बार बार कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भाषा प्रवाह बढ़ जाएगा। वो कोई भी भाषा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यालय कार्यक्रमों में सक्रिय
भूमिका निभाने में। ये भी एक अलग पायदान है, क्योंकि भाषा विकास में बोलने की जो प्रक्रिया है, उसका विद्यालय में सक्रिय भूमिका निभाने में भी महत्व है। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर आपने देखा होगा बार-बार प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। कभी भाषण प्रतियोगिता, कभी वाद-विवाद प्रतियोगिता, कभी प्रश्नोत्तरी आदि सक्रिय भूमिका निभाने में भी यहाँ पर भूमिका होगी, क्योंकि जो बच्चा बोलेगा, वो भाषण में भाग लेगा, वाद-विवाद में लेगा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में, तो इस नाटकों में इस तरीके से वो यहाँ पर भूमिका प्ले करेगा। उसके बाद है भाषा का कार्य। दोस्तों लैंग्वेज यानी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अलग-अलग चरणों में आपको दिखेगा। भाषा के कारण ही मनुष्य का विकास हुआ है। व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा कार्यों को अलग-अलग पार्ट में देखा जा सकता है। जैसे मैं एक-एक डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहले मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा के कुछ काम हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी द्वारा संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी तक जाता है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्म और विश्व इनको पहचानने का कैपेसिटी रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगी, तब तक एक के विचार दूसरे तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक समाज से दूसरे समाज तक नहीं जा पाएंगे। दूसरा काम है विचार विनिमय के सरल साधन के रूप में। भाषा का एक और महत्वपूर्ण काम है कि ये विचार विनिमय के सरल साधन के रूप में है। किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति या फिर किसी फिलोसफर, इनके अगर विचारों को समाज तक पहुंचाना है, पीढ़ियों तक पहुंचाना है, तो उसका सबसे साधन है भाषा। क्योंकि जैसे-जैसे उसके विचार भाषा का रूप लेकर के अलग-अलग लोगों और समाज तक पहुँचेंगे, उससे इसका जो वास्तविक जो निहितार्थ है, वो पूरा होगा। बालक जन्म के कुछ घंटों दिनों बाद ही भाषा सीखने लग जाता है। यह भाषा स्वाभाविक और अनुकरण के द्वारा सीखता है। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक जीवन में प्रगति के साधन के रूप में। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। भाषा के कारण ही समाज प्रगति के पथ पर चलता है। भाषा जितनी विकसित होगी, समाज उतना ही विकासशील होगा। ये आपको याद रखना है। जिन देशों के, जिन राज्यों की भाषाएं डेवलप नहीं है, उन राज्यों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए जैसे-जैसे आपकी भाषा डेवलप हो जाएगी, आपका देश भी प्रगति पर आगे बढ़ता चला जाएगा। भाषा के कारण विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों के लोग मिलकर कार्य भी करते हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। भाषा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भाषा के द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलती है। इसी व्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती हैं। अपने विचारों और भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकता है। अनेक भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण। जैसे आपने देखा होगा भारत के वो प्रधानमंत्री जो 14 भाषा बोलते थे, ये व्यक्ति 20 भाषाएं बोलती है, ये छोटा सा बच्चा इतनी भाषाओं में निपुण है। इससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। 5वें नंबर पे है राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने में सहायक। भाषा समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन अगर भाषा के माध्यम से होता है, तो ऑटोमेटिकली उससे पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना हो जागृत होगी। कई देशों में अलग-अलग भाषाएं होती हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, विरोधाभास आते हैं और समय-समय पर बहुत बड़ी क्रांतियां और आंदोलन भी दिखे हैं। भारत भी इस एक प्रकार से इस घटना को भुगत चुका है। आजादी के बाद जब कोशिश की गई कि एक राष्ट्रीय भाषा और अलग-अलग भाषाओं को समायोजन किया जाए, तो हमारे देश में भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बाद में पैदा हुई। छठे नंबर है साहित्य, कला, संस्कृति और साहित्य का विकास करने में सहायक होती है। दोस्तों भाषा साहित्य, कला, संस्कृति आदि का विकास करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी देश का किसी भी प्रकार का साहित्य हो, चाहे कोई कलात्मक ज्ञान हो, चाहे वो सांस्कृतिक विश्लेषण हो, वो सारा भाषण के माध्यम से ही आप लोगों के सामने आता है। इस प्रकार कला, संस्कृति और साहित्य के विकास में इसका योगदान होता है। चिंतन
और मनन की भावना जागृत करने में सहायक। हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन और मनन करते हैं। भाषा के कारण मनुष्य समझने योग्य विचार व्यक्त कर सकते हैं। विचारों की ऊंचाइयों के कारण आज मानव विभिन्न घरों की जानकारी लेने में भी सक्षम हुआ है। आठवां है, कठिनता से सरलता की ओर ले जाने का कार्य करती है। भाषा जो है वो हमें कठिनता से सरलता की ओर ले जाने का कार्य कैसे करती है? मनुष्य न्यूनतम श्रम से महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। यानी मनुष्य जो है वो कम से कम मेहनत से ज्यादा बड़ा काम करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए उत्तरदायी है। जैसे टेलीविजन को टीवी कहकर काम चला लिया जाता है, व्याकरण में भी यही नियम लागू होता है, जिनके अंतर्गत आरंभ में तो अनेक रूपों और अपवादों की अधिकता थी, लेकिन धीरे धीरे करके आधुनिक भाषाओं तक आते आते नियम बनाकर रूप कम हो गए हैं और अपवादों की अधिकता भी कम हो गई है। उसके बाद है भाषा का एक उपकरण के रूप में प्रयोग। भाषा का एक उपकरण के रूप में प्रयोग भी होता है। जैसे सीखने में बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते और सोचते हैं। जब भी वो किसी बात को करते हैं या जब भी किसी व्यक्ति को कुछ करता हुआ देखते हैं तो उससे वो सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में काम करती है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी ही जल्दी सोचता भी है, और जो बच्चा जितनी देर से बोलना सीखता है उसकी उतनी ही देर में सोचन शक्ति भी सक्रिय हो पाती है। तो इसलिए जो भाषा है वो एक उपकरण के रूप में भी काम करता है। दूसरा है क्षमताओं का विकास करने में। भाषा क्षमताओं का विकास करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बच्चे भाषा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। तीसरा है सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया करने में। भाषा के माध्यम से समस्त मानव जाति सामाजिक समूहों में संगठित हो गई है और राष्ट्र के रूप में गुथी हुई है। इस दृष्टि से भी मानव जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। बालक ही समाज में व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है, अतः उसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर स्वयं का सामाजिक विकास भी करता है। चौथे नंबर पे है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में भी उपकरण का काम करती है। मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करने में भाषा की कहानी सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। जैसे जैसे मानव की भाषा का विकास हुआ वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। इसी तरह बच्चे भी भाषा के माध्यम से मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करते हैं। पांचवा है भाषा में बौद्धिक और मानसिक विकास करने में के एक उपकरण के रूप में ये कैसे काम करता है। विचार शक्ति के अभाव में मनुष्य का मानविक असंभव, एक प्रकार से जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार और भाषा दोनों जो हैं वो परस्पर अटूट संबंध में है। विचार से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों की जन्मदाता है। बौद्धिक और मानसिक विकास के विचार के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता यहाँ पर जरूरी है। तो इसलिए भाषा बौद्धिक और मानसिक दोनों का विकास करने में एक उपकरण के रूप में साबित होती है। गांधी जी ने कहा है कि मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि मानसिक विकास के लिए, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास करने के लिए भाषा उतनी ही जरूरी है जितना किसी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसकी माता का दूध। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद करते हैं। ये आज की हिंदी की पेडागोजी का जो लेक्चर नंबर 4 है, इस चैप्टर का नाम है व्याकरण शिक्षण, यानी ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या विशेषताएं होती हैं, ग्रामेटिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर को। व्याकरण शिक्षण। भारत में व्याकरण का अध्ययन अति प्राचीन है, यानी बहुत पुराने समय से व्याकरण का अध्ययन भारत में होता रहा है। भाषा शुद्ध प्रयोग
भाषा का जो शुद्ध प्रयोग करना है वो एक कला होती है और इसके लिए आप लोग बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना इन सभी कौशलों से होकर के गुजरते हैं। प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण पर इतना अधिक जोर दिया जाता था कि व्याकरण अपने आप एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में तैयार हो गया था। इसी के साथ-साथ जितना ज़्यादा जोर व्याकरण के ऊपर दिया जाएगा किसी सब्जेक्ट के अंदर, उतना ही मजबूत वो सब्जेक्ट और उसका ग्रामेटिकल यूज़ होता रहेगा। जैसे-जैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा के व्याकरण के लेखन की तरफ भी विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। कामता प्रसाद हों, उदय नारायण तिवारी हों, बाबूराम सक्सेना हों या भोलानाथ तिवारी जैसे हिंदी के बड़े-बड़े इतिहासकार हों, इन्होंने हिंदी भाषा के व्याकरण लेखन में बहुत अधिक भूमिका अदा की है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण के उद्देश्यों के ऊपर बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ-साथ हम लोग डेफिनेशंस और उन चीज़ों को भी देखेंगे। भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण के कुछ उद्देश्य होते हैं। भाषा को सर्वमान्य रूप से सिखाने और सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना होगा। इस प्रकार व्याकरण सीखने का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है, यानी सभी लोग उसको आराम से अपना सकें और उसको फ़ॉलो कर सकें। तो आइए देखते हैं कुछ उद्देश्यों को। सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना। व्याकरण के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको विविध प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान हो। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही उस भाषा की अलग-अलग ध्वनियों का बच्चों को ज्ञान मिलता है। दूसरे नंबर पर है रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। किसी भाषा की रचना कैसी है और उसका सृजनात्मक प्रवृत्ति कैसी है, ये उस भाषा के डेवलप होने का एक एग्जाम्पल होता है और किसी भी भाषा की रचना और सृजनात्मक प्रवृत्ति को डेवलप करना है, तो उसकी व्याकरण से होकर आपको गुजरना होगा। तीसरा है शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखना। जब तक आप किसी भाषा के व्याकरण को नहीं सीखेंगे, तब तक उस शुद्ध भाषा का प्रयोग आप सीख ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए आपको उस भाषा के व्याकरण की छोटी-छोटी बारीकियों को सीखना पड़ेगा, ताकि आप उस भाषा को शुद्ध रूप से सीख सको। चौथा है भाषा की शक्ति को परखने का विकास करना। जब तक किसी भाषा की व्याकरण मजबूत नहीं होगी, तब तक वो लैंग्वेज मजबूत नहीं होगी। अगर आपकी व्याकरण मजबूत है, तो लैंग्वेज मजबूत होगी और अगर दोनों मजबूत हैं, तो आपको उस लैंग्वेज की क्या पावर है, इसका अंदाज़ा लग जाएगा। आप देख सकते हो दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में कहें या मैक्सिमम देशों में कहें, तो इंग्लिश मजबूत है। बट इंग्लिश की लैंग्वेज आपको यूनिवर्सल मिलेगी, उसकी ग्रामर आपको यूनिवर्सल मिलेगी, उसके रूल्स, रेगुलेशंस आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे, जिसकी वजह से हर कोई उसको सीख चुका है। 5वें नंबर पे है कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भाव को व्यक्त करने की शक्ति का विकास करना। अगर आपको ग्रामेटिकल यूज़, ग्रामर का प्रयोग अच्छा आता है, तो उस भाषा के सभी शब्दों को आप कुछ लिमिटेड शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे मुहावरों के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, हेडलाइन्स के द्वारा, तो ये भी आपका एक यहाँ पर फ़ायदा हो पाता है। उसके बाद भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है? भाषा को पढ़ाने और सिखाने में भाषा के लिए व्याकरण की भूमिका की यहाँ बात की जा रही है। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन भी करता है और उसके साथ-साथ उसे सरलता से लक्ष्य तक भी पहुँचाता है। व्याकरण के नियमों, उनका ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य की संरचना की योग्यता का विकास करते हैं। व्याकरण छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने, बोलने आदि कौशलों का विकास करती है। भाषा का शुद्ध रूप की पहचान करने से छात्रों में सक्षमता आती है और व्याकरण का उद्देश्य यहाँ पूरा हो जाता है। उसके बाद व्याकरण के प्रकार, कितने प्रकार की व्याकरण होती है? आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। सभी अध्ययन क्षेत्रों में ज्ञान में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका प्रभाव व्याकरण के ज्ञान पर भी हुआ है। चॉम्स्की ने एक नवीन व्याकरण का विकास किया है, जिसे व्यावहारिक
व्याकरण की संज्ञा दी गई है। चौमस्की के अनुसार व्याकरण के 3 रूप हैं। नंबर 1 शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण, नंबर 2 व्यावहारिक व्याकरण और नंबर 3 प्रासंगिक व्याकरण। यानी शास्त्रीय या सैद्धांतिक, व्यावहारिक और प्रासंगिक, ये 3 ग्रामर के रूप माने जाते हैं, व्याकरण के रूप माने जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें वो थी जो आप लोगों को व्याकरण से रिलेटेड बतानी थी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण और लेखन का विकास भी किया जाता है। आमतौर पर लेखन और संप्रेषण के लिए भी आप लोग इसका यूज करते हो। जैसे बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होती है, शुद्ध व सही भाषण का अभ्यास कराने में सहायक होती है, बालकों के व्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक होती है, बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास ये करती है, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक है जिससे वे अपने भावों को शुद्धता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। और लेखन में भी व्याकरण का एक बड़ा रोल है। जैसे बच्चों को पढ़ी या सुनी बातों को शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों के प्रयोग के साथ लिखने में सहायक होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के प्रयोगों के द्वारा लेखन में फायदा होता है। बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में भी सहायक होती है। नाम बता देता हूं, इस चैप्टर का नाम है विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियां। यानी अलग अलग कक्षाओं में भाषा शिक्षण की या लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कौन सी चुनौतियों को देखना पड़ता है या कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियों की बात यहाँ पर हो रही है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण परंतु बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है और उनको अलग अलग प्रक्रियाओं से शिक्षित करने की कोशिश करता है। विद्यालय के विविध कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिक, सामाजिक और धार्मिक विभिन्नताओं की वजह से शिक्षा में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं एक एक चुनौती को। सबसे पहले अक्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। दोस्तों, आप देखते हो भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर सैकड़ों अक्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां आदि का समावेश है। हर राज्य की, हर क्षेत्र की, हर जिले की, हर गांव की अपनी एक अलग टोन, अलग भाषा, अलग संस्कृति होती है। और जब विद्यालय उन सबको लेकर के किसी बड़े स्कूल में, बड़े विद्यालय या महाविद्यालय में जाते हैं तो टीचर्स को या पढ़ाने वाले शिक्षकों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं पर छात्रों का जो असर है वो किसी भी भाषा को पढ़ाने में या टीचिंग क्षेत्र के अंदर एक बड़ी खास करके चुनौती का सामना होना होता है, इसलिए उनको लेकर के चलना पड़ता है। दूसरा है बच्चों को सामाजिक आधार पर मजबूत करने की चुनौती। भाषा एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि सभी सामाजिक कार्यों तथा गतिविधियों में भाषा का प्रयोग होता है। अतः भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, क्योंकि किसी भी सामाजिक कार्य में देखोगे, गतिविधियों में देखोगे तो भाषा का रोल तो ऑटोमेटिकली होता है। तीसरे नंबर पर चुनौती है बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर मजबूत करने की चुनौती। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति पर डिपेंड है। संस्कृति का विकास उसकी भाषा के विकास पर निर्भर करता है। भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। अतः भाषा शिक्षण में यह एक चुनौती है कि बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर कैसे मजबूत किया जाए। चौथे नंबर पे है बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के माध्यम से में यह संभव है कि जिस बच्चे की पकड़ भाषा में अच्छी होगी उसका संप्रेषण, उन्हें बोलना यानी विचारों को व्यक्त करना उतना ही प्रभावशाली होगा। अगर आपकी भाषा मजबूत है, भाषा, उसकी व्याकरण, उसकी बारीकियां आपको पता है, तो आपका संप्रेषण कौशल जो है या आपका भाषा को व्यक्त करने का जो स्किल है वो बहुत डेवलप होगा। बच्चों में पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने आदि कौशलों का विकास करना। भाषा की एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो सभी बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, सुनने में
और बोलने में निपुण बनाए, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। छठा है संसाधनों के विकास की चुनौती। भाषा शिक्षण में संसाधनों का अभाव शिक्षण में आने वाला एक प्रमुख रुकावट होता है। विद्यालय में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं है जिनका उपयोग भाषा शिक्षण में किया जा सके। इसी कारण से भाषा शिक्षण की यह चुनौती है और जब तक संसाधनों का विकास नहीं होगा, भाषा पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी। सातवां है उचित तथा योग्य अध्यापकों की कमी। ऐसे अध्यापकों की आमतौर पर कमी होती है जो उचित और योग्य हों, जो अपने विद्यार्थियों का या स्टूडेंट्स का पूर्ण रूप से भाषाई विकास कर पाए। आमतौर पर नौसिखिए या फिर रिश्वत या फिर इधर-उधर का जोड़-तोड़ लगा करके जो इस लाइन में आ जाते हैं, वो आमतौर पर बच्चों का भविष्य लगभग-लगभग खराब करने की स्थिति में पहुँचा देते हैं। तो इसलिए उचित और योग्य अध्यापकों की कमी नहीं होनी चाहिए। 8वां है भाषा का पार्टी की छात्रों और रुझान का अभाव। प्रति रहेगा इसमें, सॉरी ये मिसप्रिंट है। भाषा के प्रति भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। कई बार ये समस्या देखने को मिलती है कि किसी भाषा को लेकर के छात्रों में रुचि नहीं है, उसको सीखने का उनमें रुझान नहीं है। जब तक किसी भाषा के लिए अंदर बच्चों के प्रति रुचि और रुझान को कायम नहीं किया जाएगा या पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक ये चुनौती भी रहेगी। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि रुचि और रुझान को कायम किया जाए या पैदा किया जाए। बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियां और विकार बताइए। आमतौर पर बच्चों के अंदर भाषा को लेकर कुछ कठिनाइयां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं और कुछ विकार होते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी कठिनाइयां वैसे तो होती हैं, इसमें त्रुटियां, विकार, कठिनाइयां सब आएंगे, जिसके कारण कुछ बच्चे पिछड़ भी जाते हैं। हम एक-एक को हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है पाठन संबंधी कठिनाई। कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक और सरकारी स्कूलों में तो 6 से लेकर के 7-8 तक भी टीचर साथ में बैठ करके बच्चों से पढ़ने का एग्जाम्पल या पढ़ने का एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाते थे। एक बच्चा खड़ा होकर के किताब पढ़ता था, बाकी सुनते थे। फिर अगले पैरे को दूसरा बच्चा पढ़ता था, फिर बाकी सुनते थे। जिसमें पढ़ने का जो स्किल है ना, वो डेवलप हो जाता था। आज भी आप देखोगे, एक बच्चा को आप किताब दे दो, सेम किताब 2 बच्चों को दे दो, एक उसको फटाफट कंप्लीट कर देगा पढ़ के और दूसरा अटक-अटक के शब्दों को जोड़-जोड़ करके पढ़ेगा। तो इसलिए पाठन संबंधी कठिनाई एक बड़ी कठिनाई है। इसलिए स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ने की जो स्किल है, वो प्रारंभिक लेवल के ऊपर, प्राथमिक लेवल के ऊपर ही डेवलप करवा देनी चाहिए। दूसरा है उच्चारण संबंधी त्रुटि। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण का एक प्रकार से प्रयोग होता है। शुद्ध उच्चारण क्रिया वाक्य व्याकरण असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है। यानी बच्चे का जो उच्चारण संबंधी जो त्रुटि है, वो आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब-जब आप किन शब्दों का उच्चारण करते हो, उन शब्दों के अर्थ आमतौर पर बदलते दिखेंगे। इसलिए किसी भी शब्दों को जैसे दिन बोलोगे और दीन बोलोगे, जैसे एक बोल दो आप यहाँ पर दिन और एक बोल दो यहाँ पर दीन। अगर लिख दिया तो समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको दिन और इसको दीन बोल रहे हो, अगर आप इसको दीन बोलोगे, सामने वाले को पता नहीं है बट आप दीन बोल रहे हो, तो उसका मतलब दिन नहीं मान पाएगा। तो इसलिए इन चीजों में उच्चारण जो है वो आपका त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये एक चुनौती आमतौर पर कठिनाई होती है। वर्तनी संबंधी वर्तनी संबंधी ये बच्चों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण त्रुटि है। भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध वर्तनी महत्वपूर्ण है। यह भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। अच्छी लिखाई, साफ और शुद्ध लिखाई भाषा के गठन, उच्चारण और रचनात्मक रूपों को भी प्रभावित करती है। उच्चारण और वर्तनी एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। चौथे नंबर पे है श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी विकार, कुछ बालकों में श्रवण संबंधी विकार पाया जाता है। ऐसी स्थिति में छात्र ठीक से नहीं सीख पाता है, जिसके कारण भाषा शिक्षण में उसकी रुचि कम हो जाती है। 5वां आपके लिए यहाँ पर है दृष्टि संबंधी विकार।
कुछ बच्चों में दृष्टि से संबंधित विकार पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में छात्र ठीक से कक्षा में हो रही प्रक्रियाओं को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिस कारण वह भाषा शिक्षण के अंतर्गत ठीक से उच्चारण संबंधी वेदों को समझने में सफल नहीं हो पाता है। छठा है व्याकरण संबंधित त्रुटियां। अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधित त्रुटियां पाई जाती हैं, जिस कारण से उनका भाषा संबंधी अनियमित और अस्थिर विकास हो पाता है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। भाषा शिक्षण में शब्द और वाक्य रचना के लिए व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बच्चे के भाषा के प्रयोग अच्छे के लिए आपको उसकी व्याकरण को कंप्लीट करना होगा, ताकि अगर व्याकरण मजबूत होगी तो भाषा ऑटोमेटिकली उसकी उच्च लेवल पर और हाई लेवल पर जाएगी। इसके साथ बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां तथा विकारों को दूर करने के उपाय कौन से उपाय हो सकते हैं? नंबर एक, बालकों को अक्षर बोध कराना। अगर बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों को दूर करना है तो सबसे पहला काम है बच्चों के अक्षर बोध को सुनिश्चित करवाना या बालकों का अक्षर बोध करवाना। उनको पता होना चाहिए कि किस अक्षर को, किस शब्द को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे उसको आप लोग लिखेंगे। दूसरा है बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध करवाना। शब्दों की अपनी अपनी, अक्षरों की अपनी अपनी ध्वनियां होती हैं। अगर आप अक्षर को ध्वनि के अकॉर्डिंग नहीं बोलोगे या ध्वनि के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे तो भी दिक्कत आएगी। तीसरा, विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताकर उसका अभ्यास करना। अलग अलग ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताना जरूरी है और उनका अभ्यास करवाना भी जरूरी है। बालकों को बलाघात का ज्ञान करवाना, यह भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का बोध करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। छात्रों को लघु तथा दीर्घ अक्षरों का बोध करवाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुनासिक अक्षरों एवं चंद्र बिंदु से बच्चों को अवगत करवाना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान करते हुए पढ़ने का भी अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि बच्चा, कई बार देखा होगा आपने, किसी बच्चे को कोई किताब पढ़ने के लिए दे दो, वो फुल स्पीड से, फर्राटा स्पीड से उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ जाएगा। कहाँ विराम आया, कहाँ उसको रुकना था, कहाँ उसको फिर शुरू होना था, या तो वो रुकेगा ही नहीं या रुकेगा तो पूरा रेस्ट लेके फिर अगले लाइन को पढ़ेगा। तो इसलिए विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने का अभ्यास करवाना चाहिए। पठित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। बच्चों को आप ये भी बताओ कि अगर आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है या कोई चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस तक भी आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। गद्य, पद्य और नाटक सबको अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाए। आमतौर पर आपने देखा होगा, किसी बच्चे को कविता पढ़नी हो तो भी उसी स्पीड से पढ़ेगा, पाठ पढ़ना हो तो भी उसी स्पीड से पढ़ेगा, नाटक या कोई संवाद पढ़ना हो तो उसको भी ऐसे पढ़ेगा। तो सब में अलग अलग तरीका होता है, उसी ढंग से उसको पढ़ना। हिंदी की पेडागोजी का जो लेक्चर नंबर 6 है या पाठ नंबर या लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है भाषा कौशल। भाषा कौशल से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने का कौशल शामिल होता है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, किसी व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को किस तरीके से वो अपने विचार व्यक्त करता है, कितनी स्पीड से, कितने जोश से, कितने उत्साह से, कितने आत्मविश्वास से अपने विचार व्यक्त करता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी भाषा कितनी मजबूत है। अगर भाषा कमजोर है तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी नहीं मिलेगा, आपके अंदर स्पीड भी नहीं मिलेगी, आपके अंदर वो हौसला भी विचार व्यक्त करने में नहीं मिलेगा। भाषा कौशल की विशेषताएं पूछता है ये कि भाषा कौशल में कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, कौशल भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। कौशल भाषा का व्यावहारिक पक्ष, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी भाषा में मजबूती है या आप भाषा में स्किल हैं तो ये इसका व्यावहारिक पक्ष है। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा की आपको कितनी जानकारी है ये प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जब भी आप अपने विचार व्यक्त करते हो, कहीं पर बोलते हो, किसी को कुछ समझाते हो, तो ये व्यावहारिक पक्ष है। और वो अच्छा कब कर पाओगे? जब आपकी भाषा में कौशलता होगी। इसलिए कौशल जो है, किसी भी लैंग्वेज में स्किल्ड होना, वो उसका प्रैक्टिकल पक्ष होता है, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर है भाषा कौशल संप्रेषण का साधन है तथा मुख्य माध्यम भी है। भाषा कौशल जो है संप्रेषण, यानी किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त करना।
भाषा कौशल जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है और एक मुख्य माध्यम भी है। अगर आपकी भाषा में स्किल है या कौशलता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 3, भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शामिल होती हैं। ये भी सही है, आपकी भाषा की कौशलता में आपका मानसिक, शारीरिक, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सभी का सम्मिलित होता आवश्यक होता है। उसके बाद है भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। भाषा कौशलता में आपका प्रत्यक्षीकरण और मानसिक व्यवस्था ये दोनों शामिल बिल्कुल होती हैं। भाषा कौशल के दो प्रवाह हैं, एक लिखना तथा पढ़ना, दूसरा बोलना और सुनना। यानी पहले प्रवाह में ये लिखना और पढ़ना मानता है, दूसरे में बोलना और सुनना। अगर एक चीज को आप लिखोगे तो उसको आप पढ़ोगे, एक को आप बोलोगे तो उसको आप सुनोगे। ये दोनों चीजें, अगर एक व्यक्ति ने कोई चीज लिख दी तो दूसरा उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा नहीं। अगर एक व्यक्ति ने कोई चीज बोल दी तो उसको कोई पढ़ेगा नहीं, उसको दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, सुनेगा। तो ये दो प्रवाह आमतौर पर यहाँ पर होते हैं। भाषा कौशल के दो घटक भी हैं, पाठ्य वस्तु और अभिव्यक्ति। बिल्कुल, भाषा कौशल के दो घटक भी हैं, एक आपकी पाठ्य वस्तु होगी और दूसरा आपकी अभिव्यक्ति भी होगी। भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता होती है, इंटेलेक्चुअल एक प्रकार से इसको माना जाता है। भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। संप्रेषण यानी आपको विचार व्यक्त करने की जो आपकी एक प्रकार से सक्षमता है, आप कितने बोल्ड तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो और दूसरे सामने वाले को प्रभावित और अपने विचारों से और अपनी भाषा की कौशलता से थका भी देते हो, हरा भी देते हो, ये एक प्रकार से डेवलप हो जाएगा। भाषा विकास के साथ साथ आप लोग कौशलता के साथ साथ वाचन कौशल की भी बात करते हैं, क्योंकि वाचन भी एक महत्वपूर्ण कला के रूप में यहाँ पर आपके लेगा। वाचन जो है वो एक कला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसकी वाणी होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी वाणी होती है और उसकी सुसंस्कृत और मधुर वाणी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य आभूषण तो टूट या घिस जाते हैं, लेकिन वाणी जो है वो सदा बनी रहती है। व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसकी मधुर वाणी होती है। वाचन में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है। वाचन कौशल की विशेषताओं की बात यहाँ हो रही है। कौन सी अलग, अगर परिभाषा देखेंगे तो कैथरीन ओकेनर ने एक बार कहा था कि वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिससे सुनने की गतिशील माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। वाचन कौशल की विशेषताओं की बात की जाए, वाचन मधुरता और चमत्कार पूर्ण ढंग से होना चाहिए। यानी आपका जो वाचन है वो मधुरता में होना चाहिए, आपका जो बोलने का तरीका है, विचार व्यक्त करने का तरीका है, आपकी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए और चमत्कार पूर्ण होनी चाहिए। देखा होगा आपने, कुछ लोग अपनी बातों को इतने प्यार से और इतने चमत्कार करिश्माई तरीके से व्यक्त करते हैं, सामने वाला उनकी गलत बातों को भी सही मान बैठता है। दूसरा है, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट होना चाहिए। यह भी जरूरी है। जब तक आप अपने शब्दों का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण नहीं करेंगे, हर अक्षर को आप शुद्ध और स्पष्ट तरीके से नहीं उच्चारित करोगे, तब तक उसका जो विशेषता है वो निकल कर नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर है, प्रत्येक शब्द को अन्य से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि प्रत्येक शब्द की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक विशेषता होती है। उस शब्द को दूसरे से अलग कर कर पढ़ना होगा, बोलना होगा और उसके ऊपर उसके अनुसार उचित बल और विराम के साथ आपको पढ़ना चाहिए। वाचन में सुंदरता के साथ परवाह बनाए रखें। वाचन में इतना भी आप खो मत जाएं कि आप परवाह तोड़ दें। एक अच्छा वाचन वही होता है जिसमें सुंदरता के साथ साथ एक उचित परवाह भी होता है, एक अच्छी स्पीड भी होती है। उचित हाव भाव तथा समान गति से पढ़ना चाहिए। आपके विचार, जो आपके जो वाचन करने का तरीका है, पढ़ने का, बोलने का, वाणी का जो तरीका है, उसमें उचित भाव भाव भी आपके चेहरे पर दिखने चाहिए। समान गति से उसको आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने का कौशल क्या होता है? पढ़ने के कौशल में आप लोग देखेंगे, लिखित भाषा में पढ़ने की क्रिया को कौशल कहा जाता है। लिखित भाषा में पढ़ने की क्रिया को कौशल कहा जाता है। जैसे पुस्तकों का पढ़ना। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ
कुछ अलग होता है। लिखने का उद्देश्य होता है कि भाव और विचारों को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। अन्य व्यक्ति जब उसको लिखित भाषा के रूप में पढ़ेगा तब उसके भाव व विचारों को समझ लेगा। इस क्रिया को पठन कहा जाता है। भाषा के संदर्भ में पठन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक रूप से पठन या बोलकर पढ़ना, यानी मौखिक रूप से पठन या वर्बल जिसको कहेंगे आप लोग, और दूसरा है मौन रूप से पठन यानी मन ही मन पढ़ना। आपने देखा होगा जब आप बच्चों को बोलते हो कि आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए या आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम आपसे सुनेंगे। दो बच्चे बैठे हैं, एक जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ रहा है और एक जो है वो मन ही मन, एक जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ता है और एक उसको मन ही मन रिवाइज कर लेता है। तो दो तरीके जो है, दो प्रकार भाषा के संदर्भ में पठन के माने जाते हैं। पठन के आवश्यक कारक, पठन के आवश्यक कारक कौन से होते हैं? इसमें लिखित भाषा, लिपि का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पठन में दृश्य इंद्रिय सामान्य तथा क्रियाशील होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 3 है पठन में तत्परता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो तत्परता होनी चाहिए, उसमें रुचि इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, एकाग्रता होनी चाहिए, आपका ध्यान वहीं पर हो, कहीं इधर उधर ना हो। चौथा है लिखित पाठ्य सामग्री की शब्दावली का बोध एवं शुद्ध उच्चारण का अभ्यास आपके लिए होना जरूरी है। वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, रूप विज्ञान होना चाहिए और अर्थ का विज्ञान आपके लिए यहाँ पर बोध होना आवश्यक होता है। लिखने का कौशल क्या होगा? पढ़ने के साथ साथ, पठन कौशल के साथ साथ लिखने के कौशल की यह बात हो रही है। रचना भाव एवं विचारों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है, यानी रचना भाव और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होता है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो लेखन कहलाती है। जब यह कलात्मक अभिव्यक्ति लिखित रूप में आ जाएगी तो इसे आप लोग लेखन कहेंगे। अब व्यक्ति की नजर से लेखन और वाचन परस्पर पूरक होते हैं। लेखन वाचन से कठिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व होता है। इसमें अक्षरों का सुडौल होना और वर्तनी का शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। ये आपने देखा होगा कि जितनी अच्छी लिखाई होगी, जितनी अच्छी अक्षरों की बनावट और सुडौलता होगी, सुडौल वर्ड होंगे, शब्द होंगे, अक्षर होंगे, उतना ही अच्छी आपकी लिखाई आमतौर पर होगी। आजकल हम इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के स्टोरी के अंदर काफी अच्छे हैंड रिटन के नोट्स आपके लिए दे रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वैसे भी स्टडी पोर्टल 2020 से इंस्टाग्राम पे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे चैप्टर की और हैंड रिटन नोट्स की आपको कॉपियां वहां पर मिलेंगी। लेखन में सोचने तथा चिंतन के लिए अधिक समय लगता है। लेखक की अशुद्धियां पाठकों तथा आलोचकों से बच नहीं पाती। ये भी सही है, क्योंकि लिखने के कौशल में आप देखोगे कि लेखन में सोचने और चिंतन के लिए अधिक समय लगता है। लेखक की जो अशुद्धियां है ना, वो पाठकों और आलोचकों से बच नहीं पाती। जब भी किसी राइटर की किताब आती है तो आप देखोगे जो पढ़ने वाले हैं और जो मूल्यांकन करने वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं, उनसे उनकी कमियां छुप नहीं पाएंगी। लेखन में भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेखन की अभिव्यक्ति के अनेकों रूप हैं, जैसे कहानी लेखन, नाटक लेखन, आत्मकथा लेखन, संवाद लेखन, जीवनी लेखन और कविता लेखन। ये अलग अलग रूप आपके सामने लेखन के यहाँ पर मिलते हैं। सुनने का कौशल, वाचन सुनने और सुनकर उसका भाव और अर्थ समझने की क्रिया को सुनने का कौशल भी कहा जाता है। सामान्यतः कानों द्वारा जो ध्वनियां ग्रहण की जाती हैं और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति को श्रवण भी कहते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना भी। लेक्चर नंबर 7 का नाम आपके लिए है मूल्यांकन। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन क्या होता है, शुरू करते हैं। मूल्यांकन यह हिंदी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन, यानी मूल्य और अंकन दो शब्दों से मिलकर मूल्यांकन बना है। अर्थात छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संदर्भ में उचित निर्णय करना ही मूल्यांकन होता है। एक तरफ बच्चे की कमियां, दूसरी तरफ उसकी खूबियां, गुण और दोषों की व्याख्या करके उचित निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है।
जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। मूल्यांकन की परिभाषा की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने मूल्यांकन की परिभाषाएं भी दी हैं, जिसमें फेमस है माध्यमिक शिक्षा विभाग की परिभाषा। मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा समाज इस बात का पता लगाता है कि विद्यालय अपने दायित्वों को उचित प्रकार से पूरा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तथा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रत्येक छात्र को उचित शिक्षा प्राप्त हो रही है और वो अपेक्षित सत्रों को प्राप्त कर रहे हैं। यही मूल्यांकन की एक परिभाषा मानी जाती है। और एग्जाम्पल के रूप में आप लोग कभी मंथली टेस्ट देखोगे, कभी वीकली टेस्ट देखोगे, कभी सेमेस्टर के टेस्ट देखोगे, कभी एनुअल एग्जाम्स देखोगे, वो एक प्रकार से समय समय पर होता रहता है। उसके बाद मूल्यांकन के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन के कुछ खास उद्देश्य भी होते हैं, जैसे शिक्षकों द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों ने कहाँ तक प्राप्त किया, इसका पता मूल्यांकन से ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया उसको बच्चे किस हद तक कैच कर पाए, याद कर पाए, ग्रहण कर पाए, इसका अंदाजा मूल्यांकन से लग सकता है। और समय समय पर टीचर खुद इसका मूल्यांकन भी करते हैं। जैसे आज जो चैप्टर पढ़ाया वो कल पहले सुना जाएगा, उसके बाद आप आगे जाओगे, तो इस तरीके से ये एक प्रक्रिया उद्देश्य होगा। दूसरा है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसका पता भी मूल्यांकन से लगाया जा सकता है। हर काम से पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं और पहले पूर्व निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक, किस सीमा तक हुई है, इसका पता भी मूल्यांकन से लगाया जाता है। तीसरा ये कहता है कि मूल्यांकन छात्रों की कठिनाइयों, उनकी कमियों और उनके गुणों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल, मूल्यांकन से ही आप बच्चों की प्रॉब्लम्स, उनके अंदर कमियां क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, इन सब का अंदाजा लगा पाते हो। चौथे नंबर पे कहता है कि सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाए रखने के लिए में मदद करता है। बिल्कुल, जब बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, चौमुखी विकास है, कंटिन्यू जो डेवलपमेंट है, उसको गतिशील बनाए रखने में, कंटिन्यू बनाए रखने में ये मूल्यांकन मदद करता है। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ पढ़ाते रहोगे, बताते रहोगे, मूल्यांकन नहीं करोगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। पांचवा कहता है कि शिक्षक उसकी शिक्षण पद्धति, पुस्तकें और अन्य शैक्षिक साधनों की ये जांच भी करता है। बिल्कुल, क्योंकि मूल्यांकन से अंदाजा लगाया जाता है कि शिक्षक का प्रभाव कितना रहा, शिक्षण पद्धति कितनी कामयाब रही, पुस्तकें कितनी कामयाब रही और शैक्षिक साधनों का क्या इसमें सहयोग रहा है। उसके बाद मूल्यांकन के महत्व की बात की जाती है। उद्देश्य के बाद मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। शिक्षा जगत के अंदर पूरे के पूरे शिक्षा जगत में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के द्वारा असफलताओं का निर्णय तथा कठिनाइयों आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अंदर तमाम वो चीजें आपको मिलेंगी जो आप लोगों को यहाँ जाननी जरूरी है, जिससे कठिनाइयों को दूर भी किया जा सकता है। अगर परिभाषा की बात करें तो ग्रीन ने कहा है कि शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय में कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, छात्र तथा शिक्षक की जांच करने के लिए किया जाता है। अगर विशेषताओं की बात करें तो मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता का निर्णय किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल्यांकन के अंदर निर्णय होता है। जब आपने पढ़ा दिया, अब आप उसका मूल्यांकन करोगे, आप निर्णय पर पहुंचोगे कि कहां तक चीजें कामयाब हुई हैं, कहां तक हम लोग पहुंचे हैं। दूसरा, मूल्यांकन व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन है। मूल्यांकन जो है वो व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्रश्नों द्वारा योग्यता, ज्ञान, कौशल और उसकी सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का मुख्य अर्थ माना जाता है। मूल्यांकन अंतर्गत उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण, कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, यहाँ पर यह बात हो रही है। मूल्यांकन की प्रविधियों की बात करेंगे तो आमतौर पर दो प्रविधियों में इसका वर्गीकरण है। परिमाणात्मक प्रविधि और गुणात्मक, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक दो प्रविधियों में इसको वर्गीकृत
किया जा सकता है। अब एक-एक को अगर हम देखने की कोशिश करें तो परिमाणात्मक प्रक्रिया में क्या है? परिमाणात्मक प्रविधि या परीक्षाओं में मानदंड परीक्षा के मापन का कार्य भली प्रकार करना चाहिए। जैसे एक-एक को देखेंगे, इसमें क्या-क्या आएगा? परिमाणात्मक है, मौखिक परीक्षा होगी, प्रायोगिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी जिसमें निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ होगा। परिमाणात्मक में आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो इसमें आपको नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 प्रायोगिक, नंबर 3 लिखित, 3 परीक्षाएँ या 3 प्रविधियाँ रहेंगी। लिखित के भी 2 पार्ट होंगे, निबंधात्मक भी होगा और आपका वस्तुनिष्ठ भी होगा। अगर मौखिक परीक्षा की बात करें, इस विधि का प्रयोग पढ़ने की योग्यता, उच्चारण और सूचनाओं की जांच तथा लिखित परीक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाओं की बात अगर की जाए तो इसमें विज्ञान, हस्तकला, ड्राइंग, कृषि आदि विषयों के ऊपर ज्यादा प्रयोग होता है, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हो। प्रैक्टिकल्स वगैरह जो होती हैं वो आपकी ये होंगी। और लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसका प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा है। इसके अंतर्गत बच्चे का कार्य समर्पण, प्रतिवेदना लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, कागज, पेंसिल, परीक्षाएं, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर बात होगी, अगर नेक्स्ट नंबर पर अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो फिर आपका गुणात्मक प्रविधि या परीक्षाओं की बात होगी। गुणात्मक प्रविधि या परीक्षाएं जो हैं ये आमतौर पर 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संचयी आलेख। संचयी आलेख नंबर 1 पर रहेगा। विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के संबंध में सूचनाओं का क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षाफल, उपस्थिति, योग्यता, विद्यालयों की क्रिया में भाग लेने आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। ये आपका नंबर 1 रहेगा, क्योंकि इसमें उसका चाहे वो जिसको आप रिपोर्ट कार्ड के रूप में मानेंगे, कितना वो दिन स्कूल में आया, क्या योग्यता किस तरीके की रही, मासिक परीक्षाफल क्या रहा, सारी चीजें इसमें आती हैं। दूसरे नंबर पे ये कहता है एनेक्डोटल आलेख। एनेक्डोटल आलेख, इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है। इनके कार्यों या घटनाओं का आलेख सही रूप में किया जाता है। निरीक्षण करने वाले छात्र की रुचियों तथा झुकावों को उत्पन्न करने वाले घटकों का भी यहाँ उल्लेख होता है। आमतौर पर इसके साथ साथ छात्र के संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है और निर्देशन में से प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद है निरीक्षण। इसका प्रयोग विशेष रूप से छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, क्योंकि उनको अन्य कोई परीक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी छोटे बालकों के लिए आप लोग इसको लेंगे, क्योंकि इसमें कोई और परीक्षा इनके लिए नहीं हो सकती है। चौथे नंबर पे कहता है ये जांच सूची। जांच सूची का प्रयोग अभिरुचियों, अभिव्यक्तियों का भावनात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, इन कथनों के संबंध में छात्रों को हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना होता है। उसके बाद है अनुपस्थिति मापनी। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, इनका 3, 5, 7 बिंदुओं तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जाता है। यानी ये हाई, उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए इसका प्रयोग होता है। लेक्चर का नाम है आपका लेसन नंबर 8 भी इसको आप कह सकते हैं। ये है शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री। शिक्षण अधिगम में कौन सी सहायक सामग्री होती है उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। आइए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री। शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री की अगर बात हो तो शिक्षकों द्वारा छात्रों को समझाने के लिए 2 प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्रथम, सबसे पहले जिसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता, जैसे ब्लैक बोर्ड है, चाक है, डस्टर है, ये स्कूलों की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो सामग्री होती है जिसका प्रयोग अध्यापक द्वारा छात्रों के सत्र और परिस्थितियों को देखते हुए किया जाता है, जैसे पौधे, फूल, चित्र, मॉडल आदि। यानी मोटे तौर पर देखे जाए तो जितनी भी टीचिंग एड्स हैं, जितनी भी सहायक सामग्रियां हैं, वो 2 प्रकार की होंगी। एक वो होंगी जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जिनको बिल्कुल कंपल्सरी बोलेंगे आप लोग, इसमें आपने यही गिन दिया। दूसरे नंबर पर वो होंगी जिनमें सुविधा सत्र के आधार पर प्रयोग करेगा, जिसमें आप लोग इनको गिन लेते हो। अगर सहायक सामग्रियों के प्रकारों की बात करें तो आपके लिए सामने है सहायक सामग्री का स्रोतों के आधार पर 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, इसको बांटा गया है।
एक नंबर पर है आपकी दृश्य सामग्री। वे सामग्री जिनको दिखाने का, देखने का प्रभाव अधिक दिखता है, जैसे प्रतिरूप और चित्र आदि। यानी एक दृश्य सामग्री होगी और दूसरी होगी आपकी श्रव्य सामग्री, सुनने वाली। वे सामग्री जिनको सुनकर शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जैसे कथाएं और कहानियां। ये दो प्रकार की आपकी सामग्रियां होगी। एक श्रव्य सामग्री जिसको दिखाकर समझाया जाए, दूसरी श्रव्य सामग्री जिसको सुनाकर आप ज्यादा प्रभावशाली रोल प्ले कर पाओ। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक का अर्थ और परिभाषाएं। पाठ्य पुस्तक का महत्व एजुकेशन में बहुत बड़ा है। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभव, अपने विचार और अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है, क्योंकि अगर किताबें नहीं होती तो शायद हम सब पर इतना ज्ञान नहीं होता। ऋषि मुनियों से लेकर के पुराने युग से लेकर आज तक जो ज्ञान हमारे पास है, जो स्रोत हमारे पास है, वो सारे पाठ्य पुस्तकों के अलग अलग रूपों में हमें मिले हैं। मानवीय ज्ञान संचय और संचार का साधन सिर्फ पुस्तकें हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन के रूप में ऐसे बनते हैं। हैरोलिकर ने एक डेफिनेशन दी है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभव, विचारों, भावनाओं, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का एक साधन है। हेरोलिकर की परिभाषा क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक हैं वो ज्ञान, अनुभव, विचार, भावना, प्रवृत्ति और मूल्यों के संचय का एक साधन है। अब बात होगी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या है। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? नंबर एक, अनुभवों का उपयोग। बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा महापुरुषों के विचारों तथा विद्वानों के शोध कार्यों के निष्कर्षों का प्रचार और प्रसार होता है। शिक्षक तथा छात्र उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। मनुष्य के अतीत के अनुभव का ज्ञान और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष आपको किताबों और पुस्तकों के माध्यम से आज अवेलेबल हैं। किसी विषय का अनुभव शिक्षक यदि पुस्तक लिखता है तो वह दो प्रकार के अनुभवों को सम्मिलित करता है। पहला कि उसका सत्र कितना उपयुक्त है, और दूसरा उसके किस रूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे छात्रों को आसानी हो। दूसरे नंबर पे विशेषता है समय की बचत और मितव्ययिता। ये भी सही है, ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाएं जो हैं वो सरल और सुगम बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण है। उत्तम प्रकार की पाठ्य पुस्तकों से समय की तो बचत होती ही होती है, धन और राशि की भी जो है वो खर्चीलापन दूर हो जाता है, मितव्ययिता बर्बादी समाप्त हो जाती है। तीसरे नंबर पर ये कहता है सुगमता। शिक्षण अधिगम क्रियाओं को व्यवस्थित और उनका संचालन आसान बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज भी आप देखोगे बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। जब उनके पास अगर बढ़िया कंटेंट है, अच्छी किताबें हैं, बढ़िया नोट्स हैं, तो आपको कहीं कोचिंग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठ करके आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें किसी को कुछ भी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप लोग हमारे सीटेट के नोट्स देखोगे तो हर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी की बुकलेट होगी, साथ में हिंदी की पेडागोजी होगी, इंग्लिश होगा, इंग्लिश की पेडागोजी होगी, मैथ होगा, मैथ की पेडागोजी होगी, साइंस मिलेगा, साइंस की पेडागोजी होगी। एसएसटी वालों के लिए एसएसटी है तो एसएसटी की पेडागोजी। यानी अच्छा कंटेंट अगर हो, पूर्ण हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे रिकॉर्ड बच्चे घर बैठे अपने आप में अच्छा रिजल्ट देते हैं। अन्य सहायक सामग्रियां, दूसरी कौन सी सहायक सामग्रियां होती हैं जो आपको टीचिंग एड का काम करती हैं? जैसे नंबर एक, चलचित्र अथवा सिनेमा। चलचित्र मुख्य चित्र का दूसरा रूप है। इसमें मुख्य चित्र की भांति क्रियाएं भी दिखाई जाती हैं, साथ ही ध्वनि भी आती है। इस प्रकार चलचित्र 20वीं सदी की शिक्षा का सस्ता, सुलभ और महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें आप देख सकते हो पूरा दिन लाइव क्लास चलती हैं। वैसे भी आप लोग यूट्यूब से लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारे कक्षाओं को पढ़ते हो, जिसमें आपको दिखे भीगा और आवाज भी सुन ली। जैसे ये देखा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखो दूरदर्शन भी आ गया, आपने देख भी लिया, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपने सुन भी लिया। तो इसलिए चलचित्र अथवा सिनेमा, उसके साथ साथ दूरदर्शन, रेडियो,
ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप लोग दिन भर रेडियो के जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं वो सुनते हैं। हमारे जैसे जितने भी टीचर्स हैं उनकी ऑडियो क्लासेस मार्केट में आई हुई हैं, उन ऑडियो क्लासेस को आप लोग हेडफोन कान में लगा के आराम से सुन सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो अन्य सहायक सामग्रियों के रूप में है। कक्षा के बहुआयामी स्रोत, कक्षा के बहुआयामी स्रोत में क्या क्या आएगा? नंबर एक है वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थों का तात्पर्य मूल वस्तुओं से है। बालकों को मेज, कुर्सी, रोटी, कपड़ा, फूल आदि का ज्ञान देने के लिए जितना स्पष्ट ज्ञान उक्त सभी वास्तविक पदार्थों को दिखाकर दिया जा सकता है उतना नहीं। जैसे आपने किसी बच्चे को समझाना है कि बेटा टेबल या मेज ऐसी होती है, तो उसको कितना समझाओगे आप? एक लकड़ी होगी, उसके 4 पांव लकड़ी के लगेंगे, इससे अच्छा आप उसको टेबल दिखा दीजिए। बेटा ये टेबल है, ये मेज है, ये मेज होती है, आप देख लो ये कैसे बनी है, क्या लगा है, सिंपल बात है। उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को आपने कपड़े के बारे में बताना हो तो क्या बताओगे? कॉटन पैदा होगी फिर कपड़ा बनेगा, इससे अच्छा है उसको कपड़ा आप दिखा दीजिए, वो उसका अंदाजा लगा लेगा, फिर उसकी बारीकियों को बता दीजिए। यानी जो वास्तविक पदार्थ हैं शिक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल करे करते हैं वास्तविक पदार्थ, एक्चुअल जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। दूसरे नंबर पर कहता है ये बात प्रतिमानों की। प्रतिमान, प्रतिमान वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। इनका उस समय प्रयोग किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध ना हो या इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में ना आप दिखा पाओ। जैसे ग्लोब है, जैसे ग्लोब है, आप लोग ग्लोब बच्चों को दिखाते हो। ग्लोब बच्चों को क्यों दिखाते हो? क्योंकि पूरे पूरे विश्व और पूरी हमारे पास जो पृथ्वी है उसका, आप अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे पृथ्वी देखनी है तो आप उसको पृथ्वी कैसे दिखाओगे? तो इसलिए पृथ्वी का छोटा रूप आपके सामने क्या हो गया? पूरे का पूरा ग्लोब हो गया। तो प्रतिमानों का प्रयोग आप तब करते हो जब या तो वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है या वो इतनी बड़ी चीज है कि जिसको आप लोग दिखा नहीं सकते हो। जैसे जहाज दिखाना है, वायुयान दिखाना है किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को वायुयान दिखाना हो क्लास में, कोई बच्चा बोले कि सर मुझे वायुयान देखना है बट मुझे क्लास में देखना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब क्लास में तो वायुयान नहीं आ पाएगा, तो वहां पर आप वायुयान का जो छोटा प्रतिमान होता है जो खिलौने के रूप में होता है वो एज टू एज होता है, बस आकार छोटा होता है, चल नहीं पाएगा, बाकी सब ठीक है, तो उसको आप दिखा सकते हो। और आजकल तो खिलौने भी ऐसे आ चुके हैं जिनको आप चला भी सकते हो, तो ये प्रतिमान होता है, छोटा रूप होता है। तीसरे नंबर पर है अचल चित्र। चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब न तो वास्तविक पदार्थ हो और न ही उनके नमूने हो यानी प्रतिमान हो, तो उस समय आप अचल चित्रों का प्रयोग करते हो। जैसे ग्लोब से पहले या इन चीजों से पहले आप लोग मानचित्रों चित्रों का प्रयोग करते थे, वहां पर यह होगा। चौथे नंबर पर आता है मानचित्र। मानचित्र का प्रयोग आप ऐतिहासिक और भौगोलिक राजनीतिक घटनाओं के लिए करते हो। उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ का प्रयोग आप लोग बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित और विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान अच्छे से देने के लिए करते हो। फिर आता है आपका चार्ट। चार्ट के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में बड़ी सफलता मिलती है। स्कूलों से लेकर के और कक्षाओं तक आप लोगों को चार्टों की भरमार मिलती है। फिर आता है आपका संग्रहालय। संग्रहालय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। इन वस्तुओं की सहायता से पाठ रोचक और सजीव बन जाता है एवं बालक उसे सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। अब बात करते हैं सहायक सामग्रियों का शिक्षण में महत्व। कितना महत्व इनका शिक्षण में है? नंबर एक, पाठ का जो भाग व्याख्यान आदि से स्पष्ट नहीं किया जा सकता उसको आसानी से सहायक सामग्री से समझाया जा सकता है। नंबर दो, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और चित्र आदि सभी दृश्य हैं। नंबर तीन, लघु कथा और कहानियां आदि रोचक होती हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल आसान होता है। चौथे नंबर पे सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझने में कम समय लगता है। पांचवा, इनके द्वारा छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास को शुरू करते हैं। हिंदी की पेडागोजी का 9वां चैप्टर आपके लिए है उपचारात्मक शिक्षण। शुरू करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं? उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण कार्य है जिससे विद्यार्थियों की किसी विशेष विषय संबंधी समस्या के लिए काम में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया है जिसमें निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। ये देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा?
उपचार करोगे, किसी प्रकार से किसी चीज का ट्रीटमेंट, और उसका उपचार कब करोगे, जब उसके निदान के तरीके आपको पता होंगे। तो इसलिए ये चीजें साथ चलेंगे। हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताने की बात हो रही है। क्या क्या इसका उद्देश्य होता है हिंदी शिक्षण में? अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो इसमें ब्लेयर, जॉन सिम्पसन, योकम सिम्पसन, इनके डेफिनेशंस भी हैं। अगर हम बात करें हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, तो नंबर 1, लेखन संबंधी प्रारंभिक त्रुटियों का सुधार करना। हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण से प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार होता है। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर छात्रों की योग्यताओं में सुधार भी लाया जाता है। नंबर 3, छात्रों के व्यवहार में इससे परिवर्तन भी लाया जाता है। नंबर 4, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना इससे जागृत होती है। नंबर 5, मानसिक तनाव के कारण होने वाले अवरोधों को दूर किया जाता है। नंबर 6, सफल व्यक्ति बनने वाले गुणों का विकास करना भी उपचारात्मक शिक्षण का एक उद्देश्य है। नंबर 7, छात्रों की दोषपूर्ण आदतों को इसके साथ दूर किया जा सकता है, क्योंकि पहले छात्र की दोष देखे जाएंगे, फिर उनको दूर करने के उपाय आपके सामने आएंगे। हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की क्या भूमिका होती है? हिंदी को जब टीच करते हो तो उसमें उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी क्या भूमिका होती है? नंबर 1, छात्रों में भाषा के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया। बिल्कुल, इसमें छात्रों के अंदर जो भाषा के उच्चारण संबंधी दोष हैं उनको दूर करना। नंबर 2, शिक्षक बच्चों में सुधार करता है ताकि वो अच्छे अपनी लैंग्वेज में निपुण हो जाएं। नंबर 3, भाषा संबंधी दोषों को दूर करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आदि करवाई जाती हैं। उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं? नंबर 1, अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किया जाए, ये उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। जब तक वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे की बात को जानेंगे नहीं, कमियां जब तक नहीं पता चलेंगी, तब तक टीचर बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पाता है। तो एक तो ये निकट संबंध होगा। दूसरा, उपचार की योजना बनाने और प्रयोग में सावधानी रखें, क्योंकि जब उपचार की आप योजना बनाते हैं, किसी भी बच्चे के अंदर कोई कमी है या उसकी लिखावट में, पढ़ने में, समझने में, सीखने में, तो उसका आपको उपचार करना है। उपचार तब करोगे जब आपको उसका निदान पता होगा। तो उपचार की योजना कैसी है और उसको कैसे प्रयोग में लाना है, इसका सावधानी से प्रयोग करना है, उसका उल्टा नुकसान ना हो जाए। अध्यापक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए, ब्रॉड एक प्रकार से अप्रोच अध्यापक की होनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण बालकों की आयु, उनकी रुचि, उनकी योग्यता और उनके अनुभवों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ये चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयोग के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए, एक्टिव रखा जाए, ताकि वो उन चीजों को ग्रहण करे। अध्यापकों को निदानात्मक उपचार में निपुण होना चाहिए। जो अध्यापक निदानात्मक उपचार में निपुण होगा, वही उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन। उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसका आयोजन होता है? नंबर 1, कक्षा शिक्षण के द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन में एक तो कक्षा शिक्षण आपके लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा के अंदर टीचिंग के द्वारा आप लोग इसको आयोजन कर सकते हो। दूसरा, सामूहिक शिक्षण, जो ग्रुप में आप टीचिंग करते हो, ग्रुप टीचिंग करते हो, ग्रुप एक्टिविटीज करते हो, वहां पर इसको आयोजित किया जा सकता है। नंबर 3, खुली कक्षाएं, ओपन क्लासेस के द्वारा आप इसको कर सकते हो। नंबर 4, पर्यवेक्षित अध्ययन, जो इवेल्युएशन के और कैलकुलेशन के जो स्टडीज होती हैं उनमें आप इसको कर सकते हो। स्व अनुदेशित शिक्षण के द्वारा आप कर सकते हो। ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं मानी जाती हैं। तो ये पूरे का पूरा आपका मूल्यांकन था इस पूरे की पूरी हिंदी की पेडागोजी की पूरी अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी तमाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पूरे भारत में स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के इस नंबर पर कॉल करें और आप अपना नाम, अपना शहर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, एग्जाम कौन सा देना है, ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जरूरी जानकारियां जो भी होंगी क्लासेज के बारे में, बाकी सब आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आज के